In the last lecture, we were discussing about the types of plate movement. One or two students have the doubt about the plate movement, so we will discuss it again. There are three types of plate movement. I told you first is converging, second is diverging, and third is transform. तीन तरीके की जो है हमारी प्लेट मूवमेंट्स होती है। कन्वर्जिंग का मतलब जब दो चीज पास में आती है, कन्वर्ज होती है, मिक्स होती हैं। When the two plates, suppose these are two plates, when these two plates moves in towards each other, जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ये प्लेट इस तरफ जा रही है और ये प्लेट इस तरफ, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अब ये मूवमेंट जो है ये क्या कहलाएगी, हमारी कन्वर्जिंग प्लेट। अब जब धीरे धीरे ये प्लेट्स इस साइड मूव कर रही है तो धीरे धीरे ये आगे की ओर आएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। यानी जब हम दो चीजों को पास लेकर आ रहे हैं तो वो मूवमेंट धीरे धीरे जब कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में होगी तो वो आपस में कोलाइड हो जाएगी, टकरा जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, पहले क्या था, इन दोनों के बीच में स्पेस था। अब ये जो है स्पेस क्या हो गया, ये जो चीज है, ये जो इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी पार्ट था उसको स्पेस नहीं मिलेगा। जब दो चीजें पास में आ रही हैं तो बीच वाली चीज कहाँ जाएगी, हम दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं तो बीच का जो भी पार्ट होगा वो क्या होगा, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और ये ऊपर उठना जो है वो क्या कहलाता है, हमारा फोल्ड। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था डायरी, जब हम दोनों तरफ से पुश करते हैं तो बीच का पार्ट जो है, ये देखो मैं दोनों तरफ से बराबर लगा रही हूँ फोर्स, तो ये बीच का पार्ट अपलिफ्ट हो रहा है। तो ये अपलिफ्टेड पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा फोल्ड्स। फोल्ड्स जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, माउंटेन्स की। जो भी चीज अपलिफ्टेड है, बहुत हाइट पर चली जाती है तो उसको हम माउंटेन्स कहते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जिंग प्लेट्स के कारण किसकी फॉर्मेशन होती है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्लेट्स हैं वो कॉन्टिनेंटल भी है, मीन्स उसमें मैक्सिमम पार्ट कॉन्टिनेंट का भी है। एक प्लेट है जो प्रॉपर हमारी ओशनिक प्लेट है। जो कॉन्टिनेंट्स प्लेट है उनके साथ कुछ पार्ट एडजॉइनिंग सी का भी है। तो तीनों तरीके से जो है ये कोलाइड होती है, कॉन्टिनेंट प्लेट, कॉन्टिनेंट ओशन के साथ, कॉन्टिनेंट प्लेट ओशनिक प्लेट के साथ, ओशनिक प्लेट के साथ। ठीक है, तो तीनों तरीके से ये जो है कोलिजन होता है, तीनों तरीके से जो प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज होती हैं। अब दूसरा था हमारा डाइवर्जिंग। एक दो स्टूडेंट्स को कल इसमें डाउट था, पूरा नहीं हो पाया था, दोबारा देखते हैं हम डाइवर्जिंग। अब देखो कि हमारे दो प्लेट्स हैं, when these plates moves apart from each other, जब ये एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वेस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड, तो ये क्या होंगी, ये दूर होती चली जाएंगी एक दूसरे से। ठीक है, सपोज इनका अगर पहले का जो फॉर्मेशन है वो ऐसा है, ये दोनों आपस में एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। अब ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग। अब धीरे धीरे जैसे कन्वर्जिंग में था वो पास आई और कोलाइड हुई, अब डाइवर्जिंग में क्या हो रहा है, वो दूर जा रही है, तो वो क्या होगा, उनके बीच में गैप आता जाएगा, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे वो दूर जाएंगी उनके बीच का गैप वाइडर होता जाएगा। अब जो चीज मैंने आपको बताई थी वो क्या था, मोस्टली जो ये डाइवर्जिंग प्लेट्स है वो कहाँ होती है, ओशनिक प्लेट्स में। मिड ओशन में जो है, दोनों मिड ओशन, अब पहले इस चीज को आप समझो, सपोज ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर आपका यूरोप और अफ्रीका, इसी को हम समझते हैं।
इसके बीच जो है वो सारा आपका अटलांटिक ओशन है, पूरा यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन है। अब अटलांटिक ओशन का जो हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट इन दो प्लेट्स के साथ है। नॉर्थ अमेरिकन के साथ अटलांटिक का इतना हाफ पार्ट, साउथ अमेरिका के साथ अटलांटिक का इतना हाफ पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरी प्लेट बनाते हैं, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन। ऐसे ही जो यूरेशियन प्लेट है, अटलांटिक ओशन का ये वाला जो हाफ पार्ट है वो इसके साथ एडजॉइनिंग है, यानी ये अटलांटिक ओशन का हाफ पार्ट और ये यूरेशिया, ये पूरा मिलकर एक प्लेट है। ऐसे ही अटलांटिक ओशन का ये हाफ पार्ट और अफ्रीका, ये पूरा मिलकर एक अफ्रीकन प्लेट है। समझ आया? अब ये दो प्लेट हो गई, जो बीच में कहाँ आ रही है, बीच में से ज्वाइंट है, दो प्लेट हो गई ना, मीन्स 4 प्लेट है, कहने के लिए कि अगर हम एक ही साइड लेके तो यहाँ पर क्या है, दो प्लेट्स हैं जो बिल्कुल ओशन के मिड में ज्वाइंट हो रही है, जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि ये इस तरीके से ज्वाइंट हो रही है। ठीक, अब यहाँ कि ये जो दो प्लेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे से दूर जाती हैं इस तरीके से, तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जहां से ये ज्वाइंट है वहां से गैप आना शुरू हो जाएगा। अब जो वोल्केनिक इरप्शन है उसके पीछे क्या जो है साइंटिफिक ट्रुथ है कि जो वोल्केनोज हैं वो कैसे इरप्ट होते हैं। मैग्मा, ठीक है, पूरा अर्थ के अंदर जो है पूरे में मैग्मा है ना। अब वो मैग्मा जो है कि जो हमारा अपर मेंटल है उसमें पूरे में मैग्मा है, बट वो ऊपर कहाँ से आता है, जहां पर उसको कहीं वीकर सेक्शन मिल जाता है रॉक्स में, कहीं पर कोई ब्रेकेज मिल जाती है, कहीं कोई ब्रेक या फॉल्ट मिल जाता है, वहां से उसको लूज पॉइंट से वो बाहर आ जाता है, जिसको हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। अब यहाँ पर उसको लूज पॉइंट कहाँ मिला, जब ये बाउंड्री सेपरेट होना शुरू हुई, ये बाउंड्री सेपरेट हो गई, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, फॉल्ट आ गया, जिसमें से क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा। अब ये वोल्केनिक इरप्शन होने से यहाँ सेंटर में क्या हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ। ये धीरे धीरे वोल्केनिक इरप्शन जो ये मैग्मा निकलेगा वो लावा की फॉर्म में वो बाहर आकर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर बाहर में धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होगा और रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रॉक्स में कन्वर्ट होने के कारण ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम जो है, मिलियन बिलियन ईयर चलता रहता है, और जिससे एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती है, और ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से ओशंस में। ये हमारा ओशनिक है ना, तो यहाँ पर ओशंस में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, माउंटेन्स की। अब ओशनिक माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, रिजेस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, बिल्कुल मिड में ओशन के रिजेस की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी ओशनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब यहाँ पर एक आप इसका एग्जांपल देखो कि जैसे अगर आपने एक वाटर बॉटल फिल की, वाटर बॉटल फिल की, आप वाटर फिल कर रहे हो ऊपर तक उसमें, तो वो उसके जो है उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको फ्रीजर में रख दो और फ्रीजर में आपके एक दिन रह जाए, तो वो क्या होगा कि जो वो पानी है वो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस जो है वो अपना स्पेस लेगी, है ना, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल हो गया। वाटर जो है वो लिक्विड था, लिक्विड के कंपैरेटिवली सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी हाई होगी और वो ज्यादा स्पेस लेगा, तो जो बॉटल है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, यानी कहीं कहीं से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, अपनी शेप छोड़ देगी। इसी तरीके से जब यहाँ पर लावा लिक्विड फॉर्म में निकला कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जब सॉलिडिफाइड हो गया तो वो क्या करेगा, वो स्पेस लेगा, और स्पेस लेने के कारण वो अपनी साइड्स को पुश करेगा, यानी उसको अपना जमने के लिए जगह चाहिए, तो वो इस वाली प्लेट को इधर पुश करेगा और इस वाली को इधर पुश करेगा। तो ये जो इतना हमारा ओशनिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा, और ब्रॉड होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कि जो हमारा ओशन है उसमें क्या हो रहा है, वो उसका फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये फ्लोर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स डाइवर्जिंग प्लेट से एक तो हमारी मिड ओशनिक रिज की फॉर्मेशन होती है, दूसरा जो है हमारा सी फ्लोर स्प्रेड होता है, तीसरा जो मैंने बताया था कि जैसे ही वो डाइवर्ज होना शुरू होती हैं तो उनके बीच में दरार आ जाती है, यानी फॉल्ट। तो तीन चीजें जो हैं वो हमारी डाइवर्जिंग प्लेट्स के कारण होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग,
मिड ओशनिक रिज और थर्ड है फॉल्ट। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो आप पूछ लीजिए, फिर नहीं तो हम अपना नेक्स्ट। If you have any doubt regarding diverging or converging plates, you can ask now. फिर आपस में वो रब भी हो रही है, बीच में फॉल्टिंग भी आ सकती है। तो जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती है या ट्रांसफॉर्म प्लेट्स होती हैं तो उससे हमारा रग्ड टेरेन बनता है कि वो कभी थ्रस्ट भी हो सकता है, अपलिफ्ट भी हो सकता है या फिर रग्ड यानी उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। तो ये हमारी थी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। Now come to the concept of plate tectonic theory. मैंने आपको बताया था कि अर्थ की क्रस्ट की फॉर्मेशन को लेकर, यानी अर्थ के सरफेस पे जो ये फीचर्स बने हैं या इसकी फॉर्मेशन हुई है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट रिलायबल थ्योरी है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के एविडेंसेस के कारण सभी साइंटिस्ट जो हैं इसको रिलायबल मानते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, इसको रिगार्डिंग हम अपने इंडिया के रिगार्डिंग देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो हिमालयास की फॉर्मेशन है, नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन है, पेनिनसुलर प्लेटो की फॉर्मेशन है, वो किसके कारण हुई? प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या? वही जो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे क्रस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्लैब्स कॉल्ड प्लेट्स। अब these plates are moved continuously inside the earth. ये प्लेट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं थ्रू द कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इन तीनों तरीके से ये मूव करती हैं। अब इनकी मूवमेंट ये क्या है? इसी के ऊपर तो हमारे कॉन्टिनेंट्स या ओशन है ना। अगर ये मूव करेंगे तो कॉन्टिनेंट और ओशन भी मूव करेंगे। तो ऐसा ही जो है इंसिडेंट हुआ बहुत साल पहले, जब जो है क्या था कि हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ में जितने भी आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वो हमारे सारे क्या थे? इस तरीके से जो है इसकी फॉर्मेशन की, यानी पूरा जो हमारा इधर से आपका ये पूरा जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक सिंगल लैंड मास की फॉर्म में थे। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप और एशिया है, और ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो है आपका ये पार्ट यहाँ पर इसके साथ ये इंडिया। तो इस तरीके से ये पूरा लैंड मास जो है ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप मैप देखोगे आफ्टर द क्लास, you have to see the map of world, then you will recognize that साउथ अमेरिका को अगर हम थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दें तो अफ्रीका का यहाँ पर डिप्रेशन है, साउथ अमेरिका का बल जाए, दोनों को इजिली एक दूसरे में फिट किया जा सकता है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एशिया को। तो यही कंसेप्ट था इसके पीछे, जिसको यहाँ पर यहाँ तक की थ्योरी हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट कभी एक सिंगल लैंड मास थे, और ये सिंगल लैंड मास, दैट सिंगल लैंड मास इज नोन एज पैंजिया। इस सिंगल लैंड मास को क्या नाम दिया गया? पैंजिया। जितना कंसेप्ट अभी तक मैं बता रही हूँ दैट कंसेप्ट वाज गिवन बाय द अल्फ्रेड वैगनर, कि हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल लैंड मास थे और इस सिंगल लैंड मास को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। अब अर्थ के बाकी पार्ट में क्या था? बाकी पार्ट जो है वो सारा क्या था? ओशन था। तो यहाँ पर ये सारा जो है वो एक बिग ओशन था,
that surround this landmass. और इस बिग ओशन को क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। इनका हिंदी वर्जन होता है कि एक बड़ा लैंडमास, और इसका मतलब है अ बिग ओशन। तो पैंजिया जो है लैंडमास, पैंथालासा द ओशन सराउंडेड द पैंजिया। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अब हुआ क्या कि अभी हमने कहा कि जो ये फॉर्मेशन जो है वो स्टार्टिंग की थी जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई, तब बहुत ही ज्यादा, अब तो थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ का मटेरियल जो है धीरे धीरे इतने बिलियन मिलियन ईयर्स में कूल डाउन होना शुरू हो गया, सेटल होना शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम जो है वो अर्थ बहुत ही हॉट थी और उसमें जो ये करंट्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मूव कर रही थी, जिसके कारण ये प्लेट्स जो हैं उन्होंने मूव करना शुरू किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्होंने मूव करना शुरू किया। अब ये मूवमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इस पैंजिया के 2 पार्ट हो गए। ये पार्ट जो है इसका अपर पार्ट बन गया और ये नीचे का। अब इस अपर पार्ट को क्या कहा गया? लॉरेशिया। That upper यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैंजिया इज कॉल्ड लॉरेशिया। लॉरेशिया में अब देखो आप कौन कौन से हमारे प्रेजेंट डे के कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। सो लॉरेशिया कंसिस्ट ऑफ 3 continents, 3 continents of present day: North America, Europe and Asia. It consists and combinedly called Laurasia. Clear? And the southern part consists South America, Africa, India, Australia and Antarctica. So that combinedly called Gondwana land. इतना क्लियर हुआ कि हमारा सिंगल लैंडमास वाज कॉल्ड पैंजिया. It splits due to the movement of plates into 2 parts. The uppermost part or the northern parts called Laurasia, which consists North America, Europe and Asia. The lower part or the southern part of Pangaea is called Gondwana land, and it consists today's South America, Africa, India, Australia and Antarctica. अब ये जो 2 पार्ट हैं, ये पूरा सिंगल लैंडमास था 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, यानी कि ये पार्ट जो है वो ऊपर की ओर मूव कर गया और ये थोड़ा सा नीचे की ओर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके बीच में गैप. जब एक चीज 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो उनके बीच में क्या आ जाएगा? गैप. और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें क्या आ गया? एक सी. अब इस सी को क्या नाम दिया गया? टेथिस सी. The sea between the Laurasia and Gondwana land is called Tethys Sea. अब इन दोनों में क्या आ गया? पूरा ये सारा जो सी है इन दोनों के बीच का वो क्या कहलाया? टेथिस सी. क्लियर? अब क्या हुआ कि ये प्लेट्स जो हैं मैंने आपको बताया कन्वर्जिंग भी हैं, डाइवर्जिंग भी हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो डाइवर्ज हो गई. इनकी मूवमेंट क्या हो गई? डाइवर्ज. ऑस्ट्रेलिया ने इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया और इंडिया ने नॉर्थवर्ड. ठीक है. अब इंडिया जो है वो क्या कर रहा था? नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था. यहां से मैं थोड़ा सा रब करती हूँ. ऊपर की साइड हमारा क्या था? पूरा यूरेशिया. तो यहाँ पर एशिया है. इंडिया ने थोड़ा ऊपर की ओर ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया. अब ये यूरेशिया जो है वो क्या थी? पूरी लैंडमास है. बीच में क्या फ्लो हो रहा था? सी. अब धीरे धीरे इंडिया जब ऊपर आया तो ये जो पार्ट है वो भी क्या हो रहा था? कहीं अपनी जगह पर था. इंडिया और ऊपर आता रहा. इंडिया का ये पार्ट, ये देखो ये पार्ट आप देखना चाहिए. मैंने जो बनाई वो पेनिनसुलर इंडिया की है, ध्यान रखना इस चीज को. अब ये पार्ट जो है वो ऊपर उठता चला गया. अब ये सी कहाँ जाएगा? यहाँ पे भी लैंड आ गया, यहाँ पर भी लैंड आ गया, इंडिया आ गया ऊपर. तो ये जो है सी कहाँ जाएगा? उसको स्पेस नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर कौन सी बाउंड्री आई कि इंडिया के ऊपर जा रहा है और ये नीचे. तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही है. तो ये टेथिस सी क्या होगा?
इसमें जो रॉक्स होंगी सेडिमेंट्री रॉक्स, वो उनको स्पेस नहीं मिला और उन्होंने ऊपर उठना शुरू कर दिया, जिससे इस सेडिमेंट्स में क्या आ गए, फोल्ड आ गए। और ये फोल्ड जो है वो आज के हमारे क्या है, हिमालयन माउंटेन्स, जिनकी फॉर्मेशन नियर अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो हुई। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर किसकी फॉर्मेशन हो गई, हिमालयन माउंटेन्स की। तो यहाँ यूरेशियन प्लेट थी, इंडिया ने ऊपर नॉर्थवर्ड आना शुरू हुआ, बीच में टेथी सी था, टेथी सी की सेडिमेंट्री रॉक्स में ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ यूरेशिया एंड इंडिया, the sedimentary rocks in the Tethys Sea became to be fold and the Himalayan mountains are formed। अब ये हिमालयन माउंटेन्स हम कहते हैं कि आज भी ये जो है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, यंग माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो तो देखो आज पहले भी था, नियर अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो उस टाइम भी पेनिनसुलर प्लेटो था, ओल्डेस्ट लैंडमास है, लेकिन इनकी फॉर्मेशन मैंने आपको बताया 40 to 50 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुई। तो ये आज फाउंटेन्स। अब इसमें जो पीक्स हैं या रिवर्स हैं हिमालयन माउंटेन्स की, वो भी क्या है, अपनी पूरी यूथफुल स्टेज में है, यानी यंग स्टेज में है। यंग स्टेज में जैसे कि हम नई नई चीजें करते हैं। मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, क्लास खत्म होने दो। बेटा म्यूट कर, मेरी वो अनम्यूट राहुल, म्यूट योर माइक। तो इससे क्या हुआ हमारा कि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो आज भी अपलिफ्ट कर रहे हैं, अपनी यंग स्टेज में है। इसमें जितने भी फीचर्स हैं, चाहे वो हिल्स हैं या पीक्स हैं या रिवर्स हैं, वो भी अपनी पूरी यंग स्टेज में है, यानी जहां पर हम कुछ भी जनरेट करते हैं तो वो अपनी उसी स्टेज में है। इतने तक अगर आपको हिमालयन फॉर्मेशन तक अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन करेंगे। If you have any doubt, then you can ask now. Till the formation of Himalayas, have you understood? चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा नॉर्दर्न प्लेन। जब आपको ये समझ आ गया कि हिमालयास की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो हिमालयास जो है वो क्या है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट for the better understanding of the concept of Himalayas formation. अब देखो क्या हुआ कि ये मैंने कहा था, ये इंडिया का पार्ट हमारे पास पहले ही था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर जो है किसकी फॉर्मेशन हो गई, हिमालयास की फॉर्मेशन हो गई, ठीक। अब ये जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है, अपलिफ्ट पार्ट है, ऊपर उठा हुआ पार्ट है। ये जो है इसमें हमारा फ्लैट था, ये अपलिफ्ट कर गया, तो ये बीच का जितना पार्ट होगा, यानी जितना भी ये हमारा इस पार्ट के और हिमालय के बीच का जो पार्ट है वो क्या बन गया, डिप्रेशन एरिया बन गया। एक चीज को जब आप ऊपर उठाओगे तो उसके नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन एरिया बन जाएगा, खड्डे टाइप बन जाएगा, बहुत ही डीप डिप्रेशन एरिया ये बन गया। अब इस डिप्रेशन एरिया को, अभी मैंने आपको कहा कि हिमालय से जो है वो क्या हो गई, रिवर्स निकलना शुरू हो गई। तो यहाँ से आपकी आई गंगा, यहाँ से आई आपकी ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आई इंडस, रफली हम कर रहे हैं। तो ये तीनों जो रिवर्स हैं और इनकी ट्राइब्यूटरीज, ये जैसे जैसे, क्योंकि बहुत ही अपनी यंग स्टेज में थी तो बहुत ही इरोजन वर्क कर रही थी, इरोजन वर्क करके ये जो मटेरियल लेके आ रही थी वो यहाँ पर डिप्रेशन में आते ही इनकी स्पीड क्या हो गई, स्लो, और उन्होंने अपने जो डिपॉजिट है मटेरियल को यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया इस एरिया में। पूरे पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर हमारा जो भी वेस्ट बंगाल तक का एरिया है
सब में उसने इन मटेरियल को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। और ये कोई प्रोसेस किसी एक दिन का या एक ईयर का नहीं था, मिलियन बिलियन ईयर्स का था। तो यहाँ पर धीरे धीरे इस डिप्रेशन एरिया में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते गए और ये डिप्रेशन एरिया भी किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा लेवल लैंड में कन्वर्ट हो गया, एक लेवल में आ गया, एक प्लेन में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन यानी जिससे जो तीनों रिवर्स हैं, मेन रिवर्स हिमालयस की, उन्होंने मिलकर अपने डेपोजिशन से इस पूरे प्लेन की फॉर्मेशन की। अब यहाँ पर सेडिमेंट्स आ रहे हैं, यानी जो हमारे रॉक्स हैं, क्योंकि वो चीजें आप ध्यान रखना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएंगी कि जो हिमालयस की फॉर्मेशन हुई वो कैसे हुई, सेडिमेंट्री रॉक्स से, जो टेथिस सी की सेडिमेंट्री रॉक्स थी उनसे। तो सेडिमेंट्री रॉक जब ये सेडिमेंट्स आए तो ये सेडिमेंट्स जो हैं वो अपने साथ मिनरल्स भी लेकर आए और यहाँ पर जो है बहुत ही रिच फर्टाइल एरिया जो है बन गया। तो ये एरिया जो है वो फर्टाइल एरिया था, विच इज कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल एंड वेरी मच सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसको आज हम अपने क्या कहते हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन या द ग्रेट इंडियन प्लेन एरिया इज कॉल्ड इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन और द ग्रेट इंडियन प्लेन और द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। क्लियर? अब थर्ड जो फीचर है हमारा जिसकी फॉर्मेशन हम करेंगे, इनके बारे में, इनमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे, अभी हम सिर्फ फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो ये थर्ड फॉर्मेशन आपको मैंने ये दिखाया, ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो, अब ये पार्ट तो मैंने आपको बताया था कि ये पहले एडजॉइनिंग था गोंडवाना लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही एक पार्ट था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ही कन्वेक्शन फ्रंट स्टार्ट हो रही थी तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया से स्प्लिट हो गया। और इसका मतलब जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये हमारा कैसा है, दैट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास। क्या है ये, हमारा सबसे पुराना लैंडमास है जिसकी फॉर्मेशन हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में हुई, जब हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में हुई, इसलिए हम इसे ओल्डेस्ट लैंडमास कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमारी किससे हुई है, प्राइमरी रॉक से। प्राइमरी रॉक्स मींस igneous rocks which are formed due to the solidification of lava। तो igneous rock से इसकी फॉर्मेशन हुई। लावा इज द रिच सोर्स ऑफ मिनरल, क्योंकि अर्थ के अंदर से आता है, अर्थ के अंदर क्या है, मिनरल्स की कॉम्पोजिशन है, तो इट मींस इट इज आल्सो रिच इन मिनरल। इसलिए जितना भी हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है उसमें हमें क्या मिलता है, लॉट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब ये हमने आज तीनों फॉर्मेशन की कि हमारे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेटो की क्या कैसे फॉर्मेशन हुई। इसके बाद हम जो है इन सभी सिक्स फीचर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देन यू कैन आस्क नाउ। यस बच्चे, अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क नाउ। हाँ जी दीपांशु। Unnecessary, you will not unmute yourself. If you want to reply, then only then you can unmute. It means it is understood by all of you. चलिए बेटा, अब भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। यू हैव टू